अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क कोरोना वायरस की दलदल में फंसता जा रहा है, लेकिन अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं ये कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ कौमी पॉलिसी बनाने की बजाय एक दूसरे पर तनकीद करने पर ज़ोर दे रहे हैं और सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। आज भी कौमी असम्बली के इजलास में हंगामा हुआ, जिस पर इजलास को 10 मिनट के लिए मुलतवी भी करना पड़ा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना पॉलिसी पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हर 15 मिनट के बाद एक पाकिस्तानी की कोरोना से मौत हो रही है। कोरोना का फैलाव हुकूमत की नाकामी है, हुकूमत की नाअहली है। बिलावल भुट्टो ने सवाल किया कि किसने कहा था कि कोरोना वायरस सिर्फ एक फ्लू है, एक जुकाम है? कौन लॉकडाउन के खिलाफ था और वो आज भी है? किसने कहा था कि कोरोना वायरस पाकिस्तान में वबाई नहीं है? जरा सुनिए आज बिलावल भुट्टो ने क्या कहा। किसने कहा था कि कोरोना वायरस सिर्फ एक जुकाम है, एक फ्लू है? किसने कहा था, हर टेलीफोन कॉल पे चलाया था कि कोरोना वायरस जानलेवा नहीं है? कौन पहले लॉकडाउन के खिलाफ था, फिर लॉकडाउन के हक में था, फिर लॉकडाउन के खिलाफ था और आज तक कंफ्यूज्ड है? किसने कहा था कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस तो पैंडेमिक ही नहीं है? हाउ डेयर यू ब्लेम द पीपल ऑफ पाकिस्तान? How dare you blame the people of Pakistan for your criminal ignorance, for your failure to lead, for your incompetence? और फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम जाहिल है। बिलावल भुट्टो ने बजट पर भी तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने जो बजट पेश किया है वो किसान और मजदूर दोस्त नहीं है। हुकूमत का बजट कोरोना से निमटने का बजट है और ना ही किसी चैलेंज से निमटने के लिए। दूसरी तरफ वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हमारा मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहमिल नहीं हो सकता। ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक कोरोना की रोकथाम के लिए हिकमत अमली की। कोरोना वबा कब ख़त्म होगी इस हवाले से कुछ नहीं कह सकते। आप कमज़ोर तबके की मुश्किलात देखते हुए लॉकडाउन में नरमी की ज़रा देखिए शिबली फराज साहब ने क्या कहा। जो कुछ लोग इस हिकमत अमली को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाना चाहते थे, मुकम्मल लॉकडाउन का मुल्क, हमारा मुल्क, हमारे जैसा गरीब मुल्क मुतहमिल ही नहीं हो सकता। तो इससे यही ज़ाहिर होता है कि जो हमने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी वो इस लिहाज से काबिल अमल थी, क्योंकि हमने जो भी स्ट्रेटजी बनानी थी वो पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ को और अपनी मईशत को देखकर बनानी थी। अब हमारे पास क्या तरीका रह गया है? एक तो ये है कि हम मुकम्मल लॉकडाउन करें। इस लॉकडाउन को हम कब तक मुतामिल हो सकते हैं, कि कब तक इसको हम रखें, ज़ाहिर है कि वो किसी को भी मालूम नहीं है। और अब हकीकत यह है कि दुनिया के बेशतर ममालिक कोरोना फ्री करार दिए जा चुके हैं और वहाँ ज़िंदगी नॉर्मल होने जा रही है। लेकिन हम लोग अभी तक इस चीज़ पर लड़ रहे हैं कि कैसा लॉकडाउन होना चाहिए था, होना भी चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। क्या ये हमारे लिए आज लम्हा फ़िक्र नहीं है? अब दूसरी तरफ वज़ीर आज़म दौरा कराची पर आज गए हैं और कल वो लाड़काना भी जाएंगे। वज़ीर आज़म के ख़ास तौर पर लाड़काना जाने के पीछे क्या वाकई कोई सियासी मकासद भी हैं? मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फ़वाद चौधरी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़वाद, आपने वक्त दिया। फ़वाद, वैसे एक बात तो है कि पहले कहा गया कि ये सिर्फ बूढ़ों के लिए और बीमार लोगों के लिए ख़तरा है, ये एक किस्म का फ़्लू है, ज़ुकाम है। फिर बाद में कहा गया कि लोग तो सिर्फ इसको एक फ़्लू ही समझते हैं। फिर कहा गया कि मुश्किल मई में आएगी, पीक मई में जाएगी। फिर बताया गया नहीं जी जून में होगी। फिर बताया गया जुलाई और अगस्त में होगी। कहीं ना कहीं हुकूमत, हमारी जो लीडरशिप है, ये कंफ्यूज नज़र नहीं आती है? क्या वाकई स्ट्रैटेजी अब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है? आज जो दुनिया लॉकडाउन उठा रही है वो इसीलिए उठा रही है कि वहाँ सख्त लॉकडाउन किए गए, 2 हफ्ते के हुए, 4 हफ्तों के लिए हुए या 2 महीनों के लिए हुए, और आज हालात ये हैं कि वहाँ ज़िंदगी नॉर्मल होने जा रही है और हम आज तक यही कर रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन करना है, स्ट्रैटेजी बदलनी है, नहीं बदलनी है। हम आज तक क्यों कन्फ्यूज़ हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि आपका तज्जिया जो आपका अपना है वो तो बिल्कुल ही गलत है। इसकी वजह ये है कि देखिए, आपने पहले ये कहा कि पूरी दुनिया में अक्सर ममालिक जो हैं वहाँ पे तो कोरोना खत्म हो गया है। ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। दुनिया में कहीं पर भी इस वक्त न्यूजीलैंड, चलिए आप बता लीजिए और किस मुल्क में नहीं हुआ? न्यूजीलैंड में हुआ ना? नहीं, न्यूजीलैंड तो एक मुल्क है ना, दुनिया के अक्सर मुल्क तो ना हुए ना। अच्छा, पहली बात यह है कि न्यूजीलैंड को ये कहना 48 लाख की आबादी का एक मुल्क है, उसका जब आप कंपैरिजन करेंगे
इतना ज़्यादा आबादी के साथ, तो वो तो कंपैरिजन ही गलत है। और इसके नतीजे में आपका जो पूरा तज्जिया है ज़ाहिर है कि वही फॉल्टी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो शुरू से मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पर पॉलिसी इख्तियार की गई है और जिस तरीके से NCOC बनी, जिस तरह में तमाम जो एक्सपर्ट्स थे, तमाम लोग जो हैं वो शामिल थे, वो उन्होंने जिस तरह के फैसले किए, पाकिस्तान में एक्चुअली हैंडलिंग काफ़ी बेहतर रही है। अब जहाँ तक इस बात का सवाल है कि मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, अब तो बल्कि ये तज्जिया बिल्कुल गलत साबित हो गया है दुनिया में। मसलन हिंदुस्तान को देखें, उन्होंने लॉकडाउन किया जब केसेस की तादाद 631 थी। उन्होंने जून में लॉकडाउन खोला और सिर्फ 16 दिनों में केसेस 2 लाख पे ऊपर पहुंच गए। तो यानी जब भी आप लॉकडाउन अगर मुकम्मल करेंगे और जब आप खोलेंगे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। बीजिंग को लॉकडाउन किया गया, खोला गया, दोबारा जो है वो वहाँ पे केसेस बढ़ गए, दोबारा लॉकडाउन करना पड़ा। इसी तरीके से इस तरह से मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट लेकिन आप बीजिंग चाइना की बात करें, वहाँ लॉकडाउन हुआ, खत्म हुए केसेस, कम हुए केसेस, उसके बाद पूरी दुनिया में ही कहा जा रहा था कि दोबारा एक लहर आएगी। इसी वजह से अब दोबारा वहां पर लॉकडाउन करने का कहा जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि जिन ममालिक ने लॉकडाउन किए हैं वो नाकाम रहे हैं और दोबारा केसेस बढ़े, ये हम नहीं कह सकते। नहीं, लेकिन बात यह है कि ये हम कहेंगे ना, हिंदुस्तान की मिसाल हमारे सामने है, मैंने आपको दी है। बीजिंग में लॉकडाउन हुआ है, फिर लॉकडाउन, फिर जब केसेस हैं वो बढ़ गए, तो फिर कैसे कामयाब हुआ? मतलब बुनियाद क्या है आपके इस तज़किए की कि लॉकडाउन जो है वो जहाँ जहाँ पे हुआ है पूरी दुनिया में बड़ा कामयाब रहा है? या तो आपको दुनिया के एनालिसिस रखें ना कि ये ममालिक हैं वहाँ पे लॉकडाउन हुआ और उसके बाद केसेस कम हो गए, ऐसा तो कहीं भी नहीं हुआ। लिहाजा जो इमरान खान की फवाद चौधरी साहब, मेरी बात सुने। यूरोप में जब लोगों ने संजीदा नहीं लिया इस चीज़ को, तो उन्होंने बिल्कुल सख्त लॉकडाउन किया। आज आप मुझे वहाँ पर बता दें, जो इटली में पहले हलाकतें हो रही थी आज हो रही हैं, वो हुकूमतें खुद अपनी इस गलती का एतराफ़ करती रहीं कि हमने इसको पहले संजीदा नहीं लिया। हम अगर शुरू में लॉकडाउन कर देते तो हालात मुख्तलिफ होते। आज आप मुझे बताएं, वहाँ पर हलाकतें उस रेशो से हो रही हैं जो पहले हो रही थी? नहीं, ये बात ठीक है आपकी। इटली में एक बहुत तवील लॉकडाउन के बाद अब आज आकर के बहुत ज़्यादा सफ़र होने के बाद अब जो है वो मामला है। लेकिन पाकिस्तान में तो इटली जैसे हालात है भी नहीं और अल्लाह ना करे कि हों भी। और जिस तरीके से अभी तक पाकिस्तान की हैंडलिंग हुई है इस सारे क्राइसिस की, उसमें फ्रैंकली काफ़ी हद तक हम जो है अपनी इकोनॉमी का पहिया भी हम चलाते रहे हैं और हमने यहाँ पर जो जानी नुकसान है वो भी कम हुआ है। लिहाजा मेरा ख्याल है पाकिस्तान की स्ट्रेटजी इटली से डेफिनेटली बेहतर है। लेकिन एक और बात, एक्चुअली मसला ये है फवाद चौधरी साहब कि पहले जो लॉकडाउन था लोगों में बेचैनी इसलिए भी ज़्यादा थी कि पता नहीं कब खुलेगा, महीनों चलेगा, खुलेगा भी नहीं खुलेगा, हमारी मईशत का, हमारी रोज़गार का क्या होगा। लेकिन अब जो WHO कह रहा है कि भैया आप 2 हफ्ते का लॉकडाउन करके तो देखें, तो स्ट्रैटेजी ये भी तो हो सकती है कि 2 हफ्तों का लॉकडाउन करने से पहले ऐलान करें। 2-2 हफ्ते के लिए तो जो लोग अपनी मनसूबाबंदी और अपने जो घर का खाना पीना सामान 2 हफ्ते के लिए तो लोग मैनेज कर सकते हैं। और फिर आप रिजल्ट देखिएगा। ये मैं नहीं कह रही, ये डॉक्टर्स कह रहे हैं, ये डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, WHO भी कह रहे हैं कि सिर्फ 2 हफ्ते का करके तो देखें, वाज़े फर्क नजर आएगा। देखिए, फ्रैंकली मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं और ये NCOC जो बनी है उसमें चारों सूबे भी रिप्रेजेंटेड हैं, उसमें वायरोलॉजिस्ट हैं, उसमें हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं और उसमें तमाम जो हमारे पॉलिटिकल नॉमिनेशन हैं वो भी, और वो बेहतर फैसला कर सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है ये जो आप दोबारा से सिलेक्टेड लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, यही स्ट्रैटेजी रहेगी? क्योंकि अभी जो हमें बताया गया है कि जून में एक पीक आनी है, जुलाई अगस्त में जो एक पीक आनी है, तो इसी तरीके से हम निपटेंगे, सिलेक्टेड लॉकडाउन करेंगे। मतलब कि अगर लाहौर की मिसाल दे दें, गुलबर्ग का इलाका है, इकबाल टाउन का इलाका है, सिर्फ इलाकों की हद तक हम जो है ना वो लॉकडाउन करेंगे, मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे हम लोग, क्योंकि ऑपोजिशन कह रही कि थोड़ा सा घबरा लिया होता तो स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ होती आज। फ्रैंकली इसको इस तरह से भी नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि जो तमाम आपका जो इसमें की स्ट्रेटजी है वो रोज़ाना तब्दील होती है और रोज़ाना तब्दील होती है एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेने के बाद और मुतल्लिका जो क्वार्टर्स हैं उनकी ओपिनियन लेने के बाद। क्योंकि देखिए ना, ये बात जिस तरह मैंने कहा कि जो सैलरीड क्लास है वो तो लॉकडाउन अफोर्ड कर सकती है, लेकिन दुकानदारों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। वो कहेंगे जी नहीं होना चाहिए। जो हुकूमत होती है उसने तमाम जो सेगमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना होता है और वो तमाम की राय लेके एक रास्ता निकालती है।
तो जो इसलिए जो NCOC का प्लेटफॉर्म बना है उसका मकसद यही है कि तमाम इदारे और तमाम जो मुतल्लिका लोग हैं जा सके और एक जो हिकमत अमली है वो बनाई जा सके। अच्छा, एक आखिरी सवाल तो ये कि ईद उल अज़हा का जो आपने ऐलान किया है कि 31 जुलाई को होगी, जो आपने ईद उल फितर का भी ऐलान किया था जिस डेट पे उसी डेट को हुआ, तो ये फिर अब सवाल उठ रहे हैं जब से आपने ईद उल अज़हा का भी ऐलान किया, फिर रोयत हिलाल कमेटी का क्या काम रह जाता है? फिर आप तनख्वाहें भी दे रहे हैं, प्रॉपर एक इदारा भी संभाला हुआ है, काम भी वहाँ पे अगर कुछ नहीं है, साइंस टेक्नोलॉजी की वजारत ने सब कुछ करना है, तो फिर रोयत हिलाल कमेटी का क्या काम है? और नहीं, बेसिकली तो कई इदारे हमने ऐसे रखे हुए हैं जिनका काम कोई नहीं है, बस वो लेकिन है तो ठीक है, ये भी एक ऐसा इदारा समझ लें। उसकी वजह है कि और दूसरा ऐलान मैंने अभी फ्रेंकली नहीं किया, ये तो पिछले साल हमने जो कैलेंडर जारी किया है, कैलेंडर के मुताबिक है ना? जी, ये जो तमाम तारीखें हैं ये तो एक साल पहले जो है वो हम दे चुके हैं, तो इसलिए ये ऐलान अभी मैंने कोई नहीं किया, मैं तो सिर्फ रीइटरेट किया, और वो इसलिए किया फ्रेंकली कि कोविड की वजह से ये जो मंडी लगनी है, मंडियां लगनी है आपकी मवेशियों की, वो मैं चाह रहा था कि जो मुतल्लिका इदारे हैं या मुतल्लिका हुकाम हैं वो इसके मुताबिक अपनी प्लानिंग कर लें कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अभी गांव जो है वो बचे हुए हैं हमारे, और अगर हमने इसको खोला तो ये ना हो कि शहरों से ये लोग सारे जो जानवर लेके आएंगे वो गांव से लेके आएंगे, तो हमारे गांव जो है उनको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचे। सो अब ये पॉलिसी बनानी है उन्होंने इसको लेके मंडियों तो अभी इस पर चीज़ें ज़ेर बहस है कि जाहिर है 1 महीना रह गया, 1.5 महीना रह गया, मवेशी मंडियां लगेंगी नहीं लगेगी, क्या स्ट्रेटजी होगी? अभी क्योंकि कहा तो यही हुआ ना कि जुलाई अगस्त में पीक होनी है, केसेस भी बढ़ने हैं, तो पहले भी अभी आज भी ये डॉक्टर्स बात कर रहे हैं कि ईद पे अगर आप लोग इस तरीके से ना नरमी करते तो केसेस ज़्यादा ना बढ़ते, तो दूसरी ईद भी आ रही है, तो इस पर आप कुछ ज़्यादा सख्त स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं है। जाहिर है लोगों ने वैसे कुर्बानी भी करनी है, लोगों ने घर से बाहर भी निकलना है, तो क्या दरमियानी रास्ता क्या होगा? काबीना ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जिम्मेदारी दी है इंटीरियर मिनिस्टर साहब को कि वो इसको जो है वो रेगुलेट करेंगे और वो इसको प्लान बनाएंगे कि किस तरह से इसको करना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा वाइस प्रेसिडेंट सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहिबा, आपने वक्त दिया। शहरी रहमान साहिबा, इस वक्त जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है कोरोना की सूरत हाल को लेकर, आप क्या समझती हैं कि अब जो हुकूमत सेलेक्टेड लॉकडाउन की जो स्ट्रेटजी अपना रही है, क्या ये दुरुस्त स्ट्रेटजी है? कराची में भी ऐसे हो रहा है कि मुख्तलिफ शहरों के जो इलाके हैं उनको सील किया जा रहा है, क्या ये दुरुस्त स्ट्रेटजी है अब हुकूमत की? आपको नहीं लगता कि हुकूमत ने अगर शुरू में सही फैसले कर लिए होते, एक ही बार लॉकडाउन का सही फैसला कर लिया होता, तो शायद आज ये सिचुएशन मुख्तलिफ होती? और दूसरा, आप देखें कि हर तरफ से सिर्फ आवाम को ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। कल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी कहा कि हमारे तो कौम ही, जो हमारी आवाम जो है यही जाहिल है। क्या सिर्फ आवाम की गैर संजीदगी इस सारी सूरत हाल की जिम्मेदार है, या इनकी अपनी पॉलिसियाँ, अपनी कोताहियाँ वो आज आड़े आ रही हैं? देखिए, शुक्रिया, बहुत अहम आपने सवाल पूछा। सारी कौम इस वक्त यही सरापा एहतजाज है कि ये आपने पहले अपोजिशन पे डाला अपनी नाकामी, मैं हुकूमत की बात कर रही हूँ, और फिर अवाम पर ये सुना दिया कि फैसला कि ये तो आपकी कोताहियों का पूरा खमियाजा है और आप भुगतें, अब आप अकेले हैं, आप भुगतें। आप मुझे बताएं ये किस तरह होता है कि हुकूमत बिल्कुल एक अपनी मुजरिमाना गफलत के फैसलों पर ना नज़रसानी कर पा रही है, ना आवाम से माफ़ी मांग रही है, ना कोई रास्ता सामने दिखा रही है। बिल्कुल। जो इन्होंने लॉकडाउन की मुखालफत की थी, देखिए आपको याद है 26 फरवरी के बाद से क्या हुआ। सिंध ने एकदम लॉकडाउन किया तो इनको बुरा लगा,
और उन्होंने फिर कहा कि हमें हर फैसला एक साथ मिलकर करना चाहिए। सिंध ने कहा ठीक है, हम आपके साथ करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया कि आपको याद है इससे पहले एक तो सब कुछ खोल दिया जाए और इनके साथ मिलके काम करें, आप इन वफाकी फैसलों पर चलें। तो वफाकी फैसलों पर चलते हुए तो आपने देखा हम कहाँ आके खड़े हुए हैं। और जहाँ तक आपने कराची की बात की, मैं आपको ये ज़रूर बताऊं, बड़ी खौफनाक बात है, पंजाब के शहरों में, इवन इस्लामाबाद में जो इन्फेक्शन रेट है ये है 428 केसेस 1 लाख के ऊपर, मतलब इसी तरह मेजर करते हैं ना, मिलियन या लाख पर मेजर करते हैं। और पाकिस्तान का एवरेज इन्फेक्शन रेट 70 लोग हैं 1 लाख पर। तो आप सोचें कि इस्लामाबाद जैसे शहर में इतनी वबा फैल चुकी है और इतनी हंगामी हालात हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, और फिर भी ये कौम को गुमराह कर रहे हैं कि नहीं लॉकडाउन तो रास्ता ही नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या इस सिचुएशन में सिंध जो है सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना चाहता है? सिर्फ आज की अगर आप डेथ्स की बात कर लें, 37 आज ही के दिन में कराची में डेथ हुई हैं, जिसके बाद टोटल जो वहाँ पर हलाक होने वाले जो लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है वो 886 हैं। क्या इस सिचुएशन में सिंध सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना चाहता है, या सिर्फ आज भी आप लोग यही सोच रहे हैं वफाक का प्रेशर है, सूबों का प्रेशर आएगा, सिंध के ताजिर कहेंगे, कारोबारी तबका कहेगा देखें जी पंजाब में तो मुकम्मल लॉकडाउन नहीं है, KPK में मुकम्मल लॉकडाउन नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है? क्या इस प्रेशर की वजह से आप नहीं जा पा रहे सख्त लॉकडाउन की तरफ? ये प्रेशर बहुत आता है, बिल्कुल आपने सही फरमाया। शुरू में जब सख्तियां की गई, खासतौर से मसाजिद में और दूसरी जगहों में, ट्रेडर्स बहुत सरापा एहतजाज के देखिए वो बाकी तो सारा मुल्क खुला है, आप क्या अनहोने हैं कि हम सारा टैक्स देते हैं, पूरा टैक्सेस सिंध से जाते हैं, 70% तो कराची से ही जाता है, 70 नहीं 68 समझे, गैस वगैरह सब कुछ। तो हम ये इन मईशत के पहिए चला रहे हैं और आप इसी शहर को बंद कर रहे हैं, पूरे सिंध को बंद कर रहे हैं। तो इस हवाले से अकेले करना बहुत मुश्किल होता है। यूरोपियन यूनियन में भी ये सवाल उठता है, वो एक दूसरे से बात करके करते हैं कि उसके फिर माने नहीं रहते। तो हमने अभी भी कहा हुआ है कि देखिए, और हर मीटिंग में सीएम ये कहते हैं कि ये ना करें। WHO की जो एडवाइस है, आप पहिया ईजाद ना करें, लोगों की जानों पर तजुर्बे ना करें। और अजीब सी बात है कि नेशनल असेंबली में, सेनेट में भी हमें बार बार दर्ज दिया जाए, देखिए अमेरिका में ये हो रहा है, UK में वो भी पाए। अरे भाई वो नहीं कर पाए, आप सबसे बदतरीन एग्जाम्पल्स क्यों दे रहे हैं? कल को हमें ब्राजील के साथ खड़ा करा देंगे। देखिए ये वायरस वापस भी आता है, बड़ा मोहलिक है और जानलेवा है। तो पहले आपको जाने बचाएंगे। लेकिन सवाल पूछूं कि अगर आप लोगों की आज वफाक में हुकूमत होती और ये क्राइसिस होता, कैसे आप लोग हैंडल कर पाते? आज आप क्या हुकूमत को तजवीज़ देते हैं? अगर आप लोग मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जाते, फिर मईशत को कैसे डील करते आप लोग? गरीब तबके को कैसे डील करते आप लोग? देखिए मईशत को भी बचाना होता है। इसमें क्या WHO ने क्या बोला है कि आप 2 हफ्ते करें फिर 2 खोलें? ऐसे आप तय करते गए, रोलिंग लॉकडाउन के हवाले से तय करते जाएं। कभी आप 3 हफ्ते खोलें, ऐसा करें, आप देखते जाएं, क्योंकि उस वक्त में आपको लोगों को ट्रांसमिशन, आपको गैप मिल जाता है आपके हेल्थ केयर सिस्टम में, फिर वो थोड़ी सी तवानाई आ जाती है, कुव्वत आ जाती है कि वो हैंडल कर सकें। अब आपने देखा है सूरत हाल क्या है, ये सर्विसेज हॉस्पिटल, मेयो हॉस्पिटल, लेडी रेडिंग में देखें, खुदा न खास्ता ये बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल है पिंडी में, लोग बाहर लेटे हुए हैं बिस्तरों पे, तस्वीरें नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पे चल रहा है। बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। मैं नहीं कह रही कि हम कोई एकदम की जादू की छड़ी होती, लेकिन कम से कम आप आधी जाने बचा सकते थे। सॉरी टू से, बिल्कुल एक फॉर्मूला बन चुका है दुनिया में। आप ताइवान को देख लें, आप न्यूजीलैंड को देख लें, आप जर्मनी को देख लें, आप इधर स्वीडन को हमें एग्जाम्पल देते हैं जिसका पर मिलियन डेथ सबसे ज्यादा हो चुका है। आपने ये एग्जाम्पल हमें दिया था, वो उससे उस कुव्वत मदावत को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये बहुत ही जिसे कहते हैं ना, बहुत ही बेहिस और क्रूअल तरीका होता है जिसमें 60-70% यानी कि हम सारे मर जाएं, बूढ़े मर जाएं, जिनकी हम ख्याल करते हैं, जिनकी कफालत करते हैं, वो सब मर जाएं, बस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। तो मैंने तो सेनेट में कहा ये तो नाजी तरीका है और ये हम अपना मतलब
इस वायरस के सामने अवाम को छोड़ दें। अच्छा, हम नहीं, हमारा ठीक है, हम सब नहीं बचा सकेंगे अगर नहीं कर सके, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए, एक्टिव कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, शेरी रहमान साहिबा, आप लोगों ने हस्बे रिवायत ऑपोजिशन ने इस बजट को भी जो है ना वो क्रिटिसाइज़ किया है, क्रिटिसिज्म किया आप लोगों ने। आपने भी कहा कि मौजूदा क्राइसिस में कोरोना क्राइसिस बजट होना चाहिए था, लेकिन अगर आप बजट को देखें, एक तरफ नए टैक्सेस हुकूमत कह रही है हमने नहीं लगाए, ये टैक्स फ्री बजट है, फिर पॉलिसी रेट आप देखें ये ऑलरेडी कम है, और इस क्राइसिस में एहसास प्रोग्राम इस हुकूमत ने शुरू किया हुआ है, तो और क्या स्ट्रेटजी हो सकती थी इन हालात में? इससे ईजी बजट हुकूमत कहती है हो सकता था। सॉरी मैम, टैक्सेस कैसे नहीं लगे? यही तो झाका मुस्तकिल दिया जा रहा है कि हमने ये नहीं किया। अगर आपने टैक्सेस नहीं लगाने तो फिर आप जीडीपी ग्रोथ कैसे इतनी ऊपर दिखा रहे हैं, जब सारी दुनिया आपको कह रही है आपकी नेगेटिव ग्रोथ है, और है नेगेटिव। IMF आपको कह रही है ये आपके टारगेट्स मजाका खेज हैं, तो जिसके आप जी हुजूरी में ये अकाउंटिंग एक्सरसाइज जिसको बजट कहते हैं बना के बैठ गए हैं। ये कैसी बातें हो रही हैं? 2.92 ट्रिलियन का तो सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस का हजम है। हाँ। जो गरीब भी उतना देता है, बल्कि ज्यादा देता है। अगर मैं 1 किलो चीनी लेती हूँ और कोई गरीब तबके का लेता है, जो मजदूर लेता है 1 किलो चीनी, उसको भी उतने का पड़ता है जितना मुझे पड़ता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस तो दूसरी तरह होते हैं ना, प्रोग्रेसिव होते हैं, वो मुझे ज्यादा देना पड़ता है बजाय इसके गरीब हुए। तो हम ये वो वाले टैक्सेस लगाए गए, 2.92 ट्रिलियन, 2000 बिलियन के एडिशनल टैक्सेस लगाए। अखबार पढ़ लें, बजट डॉक्यूमेंट देख लें। मतलब क्या आप कह रही हैं सिर्फ लफ्जों का हेरफेर है? अगर इन्होंने टैक्स फ्री बजट बनाया था तो फिर रेवेन्यू कैसे इकट्ठा करेंगे, फिर ये अपने जो टारगेट्स हैं वो कैसे अचीव करेंगे? आप कह रही हैं कि सिर्फ ये बेवकूफ बनाया गया लोगों को। सॉरी, मेरा तो यह पूछना है कि फिर आप ये कह क्यों रहे हैं कि आपने टैक्स फ्री बजट बनाया है? नो टैक्सेस हेडलाइन लगवा दी इश्तिहार दे के। ये बिल्कुल गलत है। और अब 78% या 6% आप लगा रहे हैं पेट्रोलियम लेवी, जब सारी दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं तेल की। आपने उस पर ऐसा लेवी लगाया है जो लोगों के छक्के छोड़ देगा। और वैसे भी पेट्रोलियम तो अब बिल्कुल ऐसा बन गया है कि आप उसको ढूंढ ही नहीं सकते, कहीं लाइनें लगी हुई हैं हर जगह। ये कौन सी किस तरह की हुकूमत है? और ये आपने वफाक और सूबों के से देखिए, हम तो चाहते कि हेल्थ बजट बढ़े। हाँ। ये एक बहुत बड़ा मौका था जो इन्होंने तारीखी मौका गंवाया। ये एक तो मुल्क को यूनाइट कर सकते थे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इनके साथ आके बैठ जाती कि हमें मुल्क को इस मुश्किल घड़ी से निकालना है, लेकिन ये इम्तिहान भी फेल कर गए। इन्होंने ना सिर्फ लोगों को अलहदा किया अपने से, लेकिन हकारत से ट्रीट किया। रोज गाली गलोच ब्रिगेड खड़ा कर देते थे 2:30 बजे सिंध के खिलाफ, क्योंकि सिंध ने जुर्रत क्यों की एक लॉकडाउन करने की। और उस पर लोगों ने सराहा भी, इंटरनेशनली लोगों ने सराहा, अवाम ने भी सराहा। ये उनको बुरा लग गया। भाई, इस पर सियासत, इस तरह की छोटी सियासत ना करें। और उसके बाद आप देखें कि जो इन्होंने कोविड के हवाले से, हमने कहा कि हेल्थ बजट को देखें, 5.2% GDP का उन्होंने किया अपने हेल्थ बजट का। सही। आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप सब कुछ छोड़ के ये कर। आप जो विफाक सूबों से कह रहे हैं कि NFC के हिस्से की मुनासबत से कबायली इलाकों की तरक्की सेहत उनके शोबों में बेहतरी के लिए आइंदा साल के बजट में तमाम सूबे जो है वो मुश्तरका तौर पर 110 अरब रुपए मुख्तस करें। अब KPA एतराज़ कर रहा है कि जो है ना वो सिंध जो है वो कबायली अजला की मद में अपना हिस्सा नहीं दे रहा है। सिंध क्यों नहीं दे रहा है? सिंध को बजट का मसला है, सिंध के क्या इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या एतराज़ है सिंध को इस पर? हमारे लोग भी कबायली इलाकों में हैं। पीपल्स पार्टी की बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस है। हम कोई सिर्फ सिंध की पार्टी नहीं है। तो आजकल एक वो बन गया है कि हम क्योंकि वहाँ हुकूमत है। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। एक तो NFC अवार्ड इस वक्त जो पूरी उसकी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है वो बिल्कुल गैर आईनी है। अच्छा। इसको फाइनेंस मिनिस्टर हेड कर सकता है, एडवाइजर नहीं। इस वक्त अगर फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनको करना पड़ेगा। दूसरी बात, NFC अवार्ड से इन्होंने 11% काटा है। NFC में खुद कोई बजाते खुद मसला नहीं है। मसला इस हुकूमत में है जिन्होंने ऐसे वक्त पे जब इनको सोशल सर्विसेज और सोशल प्रोटेक्शन बढ़ाना चाहिए था, यानी अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सेहत की बजट में एक बहुत ही कलीदी बढ़ोतरी करनी थी, इन्होंने उसे काटा है। क्योंकि सूबों के जरिए ये होता है ना, तो उन्होंने 11% काट दिया है।
अब कहाँ से लाएंगे सूबे? सिंध से तो 234 बिलियन काटा गया है। आप बताएं कहाँ होता है दुनिया में जब ये डिविजिबल पूल भी क्या चीज होती है भाई? आप जहाँ टैक्सेस ले रहे हैं, आप जो ज़रात क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके पास वापस आती है। इधर हमें बीच में वापस देना पड़ता है, फिर वो जो मर्जी है काट लें। ये तो नहीं होता, ऐसा ही नहीं होता। एंड ये बिल्कुल गलत तरीका है इन्होंने अडॉप्ट किया है। आपकी कबायली इलाकों की बात करें, कबायली इलाके तो अब खैबर पख्तूनख्वा बन गए, जहाँ 60 साल से पीटीआई की हुकूमत थी। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा वाइस प्रेसिडेंट सेनेटर शेरी रहमान साहब मेरे साथी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, अमरीका में नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहरे गुज़श्ता 3 हफ्तों से जारी हैं। गुज़श्ता हफ्ते इन मुजाहरों की शिद्दत में कुछ कमी आई थी, लेकिन एटलांटा में पुलिस की जानिब से एक और सियाह फाम शख्स को गोली मारकर हलाक करने के वाक़े के बाद मुजाहरों की शिद्दत में एक बार फिर से इजाफा हो गया और अब ये मुजाहरे ब्लैक लाइव्स मैटर्स तहरीक में तब्दील हो गए हैं। मुजाहरों में पुलिस इस्लाहात के जो मुतालबात हैं अब ये भी जोर पकड़ते जा रहे हैं। इस हवाले से अमरीकी सदर को न सिर्फ डेमोक्रेट्स बल्कि इत्तेहादियों की जानिब से भी सख्त जो है ना वो तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। ये मुजाहरे सदर ट्रंप की दूसरी मुद्दत के लिए सदारती मुहिम के लिए भी शदीद नुकसान का बायस बन रहे हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी के मुताबिक अमरीका में पुलिस इस्लाहात आखिरी मराहिल में और इन्हें जल्द आवाम के सामने पेश किया जाएगा। खबर यह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अफ्रीकी अमरीकियों से सलूक करने से मुतालिक एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत करने जा रहे हैं, जिसमें पुलिस एहलकारों को अफ्रीकी अमरीकियों और दीगर से बेहतर सलूक अच्छा सलूक करने का पाबंद बनाया जाएगा। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए पुलिस महकमे को इस बात का पाबंद बनाया जाएगा कि उस वक्त तक किसी पुलिस एहलकार को भर्ती ना किया जाए जब तक दरख्वास्त गुजार के बैकग्राउंड, उसके समाजी, उसका मेलजोल, तशद्दुद पसंदी और उसके बारे में मुकम्मल मालूमात इकट्ठी ना हो जाएं। दूसरी तरफ नस्ली तासुब के खिलाफ अब ये मुजाहरे जो हैं ये पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। बोस्टन शहर में मुजाहिरीन ने क्रिस्टोफर कोलंबस के मुजस्समे से सर उतार फेंका, जबकि रिचमंड में मुजाहिरीन ने ट्रक की मदद से कोलंबस का जो मुजस्समा था उसको गिरा दिया। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन, मैनचेस्टर और हिल में जॉर्ज फ्लाइड को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुजाहिरीन ने घुटने टेक कर 9 मिनट तक खामोशी इख्तियार की। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में भी सियाह फामों के हक में मुजाहरा किया गया। नीदरलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में भी हज़ारों अफराद ने जॉर्ज फ्लाइड की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। ऑस्ट्रेलिया में हुकाम की जानिब से इंतबाह के बावजूद ब्लैक लाइव्स मैटर के नाम से मुजाहरे किए गए, जिनमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस दौरान लोगों ने चेहरों पर मास्क भी लगाया हुआ था, जबकि समाजी फासले के असूल पर अमल किया गया। लेकिन ये एहतियात हमें अगर कहीं नज़र नहीं आई इन मुजाहरों में, तो वो अमेरिका में नज़र नहीं आई। अमेरिका में अभी तक कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क है, जो जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज़ बल्कि इससे हलाकतें भी अभी तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,18,000 अफराद जो हैं ये हलाक हो चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद तकरीबन 22 लाख तक हो चुकी है। अमेरिका के अस्पतालों और करंतना मराकज़ में 11,74,678 कोरोना जो मरीज़ हैं ये ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 16,716 की हालत तशवीशनाक है। मज़ीद इस सारी सूरत हाल पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन करें हमारे नुमाइंदे वाशिंगटन से खुरम शहजाद और माहिर वबाई अमराज डॉक्टर सैयद मज़हर अहमद, ये भी हमें अमेरिका से ज्वाइन करें। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खुरम, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। खुरम, प्रेसिडेंट ट्रंप कोरोना से पहले नवंबर में होने वाले इंतखाबात की जो तैयारी उसमें मसरूफ़ थे, उससे ना सिर्फ मुतमईन थे अपनी जीत को लेके, बल्कि वो नेक्स्ट प्लानिंग भी कर रहे थे। हमने देखा किस तरीके से वो मीडिया को आड़े हाथों लेते थे, जो उनकी पॉलिसी पर हुकूमत के लोग भी तनकीद करते थे, उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाता था। फिर हमने देखा जब कोरोना वायरस आया उसको चीनी वायरस कहा और चाइना पर बेपनाह इल्ज़ामात भी लगाए, और आज हालत ये है कि सबसे ज़्यादा हलाकतें भी अमरीका में हो रही हैं। ये सारी सूरत हाल एक तरफ, एक क्राइसिस से अमेरिका निकला नहीं था, दूसरा क्राइसिस जॉर्ज फ्लाइड की हलाकत की सूरत में इनके सामने आज खड़ा हुआ है। फिर अटलांटा में एक और हलाकत हो गई।
इस वक्त क्या सूरत हाल है मुजाहिरों की, क्योंकि जो इस वक्त कोरोना की सिचुएशन है अमेरिका में और जिस तरीके से हम अपनी टीवी स्क्रीन्स पर प्रोटेस्ट देखते हैं, वहाँ तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग कोई ख्याल नहीं रख रहा, चेहरों पर मास्क नहीं है, लोग बस मुजाहरे कर रहे हैं, दुकानें लूट रहे हैं, लूटमार चल रही है। क्या हालात हैं इस वक्त वहाँ पर वाशिंगटन में और दीगर रियासतों में? जी, अभी थोड़ी देर पहले ही सदर ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर जिसका आपने जिक्र किया था उस पर साइन कर दिए हैं। सही। इस एग्जेक्टिव ऑर्डर की आउटलाइन भी दे दी गई है कि यहाँ पे इसमें तीन डिफरेंट किस्म की जो इस्लाहात हैं उसका एग्जेक्टिव ऑर्डर आया है। एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाता है या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाता है तो उसका जो रिकॉर्ड शेयरिंग है उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन थी उसके ऊपर इस्लाहात आई हैं। इसके अलावा जो पुलिस की सर्टिफिकेशन और क्रेडेंशियल्स के ऊपर जो सवालात उठाए गए थे उसके मतलब भी इस्लाहात आई हैं। इसके अलावा जो मेंटल सिकनेस है जो पुलिस अफसरान और जो लोग इस ट्रामा से गुजरते हैं मुख्तलिफ हादसात की सूरत में, तो उसके नतीजे में उनको क्या उसके इस्लाहात आने चाहिए। ये तीन अहम जो पुलिस से मुतल्लिक़ इस्लाहात हैं, तो वो अभी थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके ऊपर साइन कर दिया। अभी थोड़ी देर के बाद वो अपनी अवाम के साथ खिताब भी करेंगे इन्हीं इस्लाहात के मुतालिक। तो इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद क्या है, मुजाहिरे खत्म हो जाएंगे, लोग इससे मुतमईन हो जाएंगे, एहतजाज मुजाहिरे प्रोटेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा वहां पर? ये अभी जो मुजाहिरीन का ये कहना था कि जब तक इस्लाहात नहीं आएंगे मुजाहरे जारी रहेंगे, तो ये उनका जो मुतालबा था प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसको तस्लीम करते हुए इस्लाहात की तीन जो शिक्के हैं वो अनाउंस किए। अभी वो सारी इसकी डिटेल जो है वो अवाम के साथ खिताब के अंदर जो अपना वो करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद, उसके अंदर वो बताएंगे, लेआउट करेंगे कि क्या प्लान था। जो उनकी पॉलिटिकल इस वक्त जो सिचुएशन है, यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी खुरम शहजाद, लगता ऐसे है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझ चुके थे कि नस्ली तासुब के जो मुजाहिरे फूट पड़े हैं उनकी जो जीत है वो अब आसान नहीं रही है, उनको शिकस्त शायद अपनी नजर आ रही थी, इसलिए सारी इस्लाहात करने पर वो मजबूर हुए। क्या बिल्कुल यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो इतना मुतमईन नजर आ रहे थे कि नवंबर में होने वाले इंतखाबात में वो जीत जाएंगे, फिर एक कोरोना का चैलेंज आ गया और फिर दूसरा ये जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद जो वहाँ सब कुछ हुआ, क्या यही वजह थी कि अब मजबूर हुए? क्योंकि हमने ये कोई पहला वाकया थोड़ी था वहाँ पर किसी स्याफाम को कत्ल करने का, इससे पहले हिस्ट्री में बीसियों इस तरह के वाकयात हैं, बहुत वाकयात हैं। जी, अगर आप मैंने इसके ऊपर एक वीक पहले एक आर्टिकल भी लिखा, इसी के ऊपर रिसर्च की कि 1967 में कैसे इस तरह के मुजाहरे हुए, पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, ब्लैक अमेरिकन की तरफ से मुजाहरे हुए, जिसको वहाँ पे जो उस वक्त का जो प्रेसिडेंट था उसने उसको अपने हक में इस्तेमाल करते हुए जो आने वाले इलेक्शन में उसने जीत हासिल की। इसी तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने इन्हीं मुजाहरीन के दौरान अगर आप इसको स्टैटिस्टिकली देखें तो अफ्रीकन अमेरिकन और मैक्सिकन अमेरिकन जो है वो मेजॉरिटी मोर देन 80% जो है वो डेमोक्रेट वोट है। वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑलरेडी ही वो मुखालिफ वोट होते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को इस वक्त देखना यह है कि वो अपनी जो उनकी सपोर्ट है, जो बाइबल स्टेट्स हैं, रिपब्लिकन जहां पे रेड स्टेट्स हैं, वहां पे अपनी जो मेजॉरिटी है उसको कैसे इंटैक्ट रखना है। तो उन्होंने जो उनके उसी सारे मुजाहरीन तशद्दुद मुजाहरों के दौरान उन स्टेट्स के जो उनके साथ हताहत करते रहे, उनके साथ वो बाकायदगी के साथ इंटरेक्ट करते रहे ताकि वो जो उनका सपोर्ट है उसको वो खतरे में ना डाले। अब ये जो 8-9% जो लोग हैं, जो अनडिसाइडेड वोटर्स जिनको कहा जाता है, जो हर इलेक्शन में पासा पलटते हैं, अब उनको उनके साथ उनको कैसे कन्विंस करना है, उसी की एग्जांपल ये हम देखते हैं कि अभी इन्होंने इस्लाहात के जो 3 इस्लाहात थी उसको इम्प्लीमेंटेशन किया। इसके अलावा जो यहाँ पे एक सादी इस वक्त बहुत बड़ा एक टर्मोइल आया है, तो उसके नतीजे में उन्होंने यहाँ पे आज $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के नाम पे आज उन्होंने एक रिलीफ का ऐलान किया है, जिसके नतीजे में आज स्टॉक मार्केट है वो बूम हुई। 450 डाउ जोन्स 450 पॉइंट्स उसने अप किया आज। तो वो जो 8-9% वोट हैं जिनको स्विंग स्टेट्स के अंदर का नाम दिया जाता है, तो वहां पे ये चाहते हैं कि उन लोगों को कन्विंस कर सकें। और खासतौर पर अब जो पैंडेमिक है जिसके नतीजे में प्रेसिडेंट ट्रंप की रेटिंग जो है वो उसमें काफी परेशानी का सामना हुआ, उसको भी इंटैक्ट करते हुए उन्होंने WHO को इल्जाम लगाया। कल उन्होंने चाइना को मुखातब करते हुए चाइना के मुतल्लक एक जूम यानी बात करते हुए कहा कि अगर हम भी टेस्ट बंद कर दें तो यहाँ पे भी अमवात खत्म हो जाए, यहाँ पे भी पॉजिटिव केस आने बंद हो जाए, जिसका उन्होंने इशारा किया कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा टेस्ट जो है वो हम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हम शेयर कर रहे हैं। और हम ये जो रिलीफ पैकेजेस के जरिए हमने अवाम का जो इत्मीनान है उसको बहाल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस सारे नैरेटिव के अंदर अपने पॉलिटिकल गेन को
डॉक्टर मजहर सईद से भी मैं बात करूं। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो डेथ रेशो है अमेरिका में सबसे ज़्यादा है, 1,18,000। मज़ीद केसेस भी अभी सामने आ रहे हैं। वहाँ पर लॉकडाउन भी हुआ, फिर लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि ये लॉकडाउन के दौरान ही जिस तरीके से मुजाहरे वहाँ पर फूट पड़े और किसी किस्म की कोई सोशल डिस्टेंसिंग और कोई ख्याल नहीं रखा गया। तो इसके बाद कोई वहाँ पर अंदाज़ा लगाया गया है या इस सारी सिचुएशन के बाद केसेस बढ़े हैं वहाँ पर अमेरिका में? जी, यहाँ ये हुआ है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन काफ़ी हर स्टेट में, हर प्रोविंस में अलग अलग तरीके से उन्होंने किया था, लेकिन ये कि हो रहा था, लोग उस पर चल रहे थे और काफ़ी उसको फॉलो कर रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग भी चल रही थी। फिर जैसे कि आपने देखा ये सब मुजाहरे शुरू हुए, लेकिन इन मुजाहरों से पहले भी ये हो गया था कि अक्सर स्टेट्स ने खोलना शुरू कर दिए थे अपने लॉकडाउन को और बिजनेस खोलने शुरू कर दिए थे और ये रिलैक्स कर दी थी पॉलिसीज। तो ऑलरेडी कुछ स्टेट्स में जैसे टेक्सास में, फ्लोरिडा में और कुछ और स्टेट्स में ऑलरेडी केसेस बढ़ने शुरू हो गए थे। अब ये मुजाहरे शुरू हुए हैं तो इसकी वजह से इम्कान है कि अगले तकरीबन 1-2 हफ्ते में हम देखेंगे कि और केसेस आएंगे, क्योंकि लोग जिस तरह आपने देखा कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, लोग मास्क पहन रहे थे, तो उस तरह वो फिर उसमें टाइम लगता है कि वायरस को 1 से 2 हफ्ता लगता है सिम्टम्स शुरू होने में। तो अगर किसी में फैला भी है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमें इम्कान है कि ये हो सकता है कि दोबारा फैलेगा। प्लाज्मा थेरेपी अमेरिका में ये प्रैक्टिस किस हद तक जो है ना वो कामयाब चल रही है? अमेरिका में 2-3 डिफरेंट थेरेपीज चल रही हैं एक साथ। प्लाज्मा जो है वो भी इस्तेमाल हो रहा है। प्लाज्मा का ये हुआ है कि एक ट्रायल अभी आया था टेक्सास से। टेक्सास में एक हॉस्पिटल है, उन्होंने सबसे पहले शुरू की थी प्लाज्मा थेरेपी अमेरिका में। उन्होंने अभी ट्रायल के पब्लिकेशन रिलीज की थी पिछले हफ्ते। उन्होंने कहा कि जो ज़्यादा शदीद किस्म के केसेस हैं जो कि हॉस्पिटल में हैं, वेंटिलेटर वगैरह पे हैं, उनमें उन्होंने इतना फ़ायदा नहीं देखा प्लाज्मा का। लेकिन अगर आप ज़रा पहले दें प्लाज्मा को, जब लोगों की सिम्टम्स बढ़ने शुरू होते हैं, उनके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और उनको शुरू हो जाती है, उस वक्त अगर आप दें तो शायद उसमें फ़ायदा हो। उसमें भी कुछ स्टडीज़ नहीं है, लेकिन इस्तेमाल हो रहा है प्लाज्मा। सही, ठीक है। अच्छा और उसके अलावा प्लाज्मा के अलावा हम और भी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। एक दवाई है रेमडेसिविर, वो इस्तेमाल हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं पाकिस्तान की सिचुएशन पर बात करूं तो वो सब आपके सामने है। यहाँ पर मुकम्मल लॉकडाउन करने के हक में नहीं है ये हुकूमत, हमेशा से मईशत का जवाज़ देकर, और बहुत हद तक ये बात ठीक भी है कि यहाँ पर जिस तरीके से गुर्बत है, जिस तरीके से यहाँ पर लोग अपना गुजारा करते हैं, तो मुकम्मल लॉकडाउन का मुतामिल हो नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से अब स्मार्ट लॉकडाउन और फिर सेलेक्टेड लॉकडाउन की जानिब हम बढ़ रहे हैं और जिस रेशो से फिर केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पर, आपको लगता है ये स्ट्रैटेजी दुरुस्त है पाकिस्तान की? जी, स्ट्रैटेजी का मसला ये है कि स्ट्रैटेजी को फॉलो भी करना होता है। तो स्ट्रैटेजी वैसे तो ऑन पेपर अच्छी है कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आपकी इकॉनमी भी चले, तो क्योंकि जाहिर है जैसे आपने कहा कि गुर्बत है, लोगों को खाना भी मुहैया करना है अपनी फैमिलीज़ को और किसी तरह कमाई करनी है, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन दूसरा जो मसला है वो है कि जो हमने हुकूमत ने जो भी सोशल डिस्टेंसिंग की और जो मास्क पहनने की और दूसरी जो पॉलिसीज यूज कर भी रहे हैं वो, हाँ। उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसी हो रही है, ये एक बात है। तो जैसे कि आपने देखा कि ईद के मौके पे इतना बाजारों में रश हुआ, हाँ। सोशल डिस्टेंसिंग हुई, तो अवाम को भी इसमें ख्याल रखना पड़ेगा। और ये बात मैं पहले भी इस प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि देखें, ये किसी भी शख्स को ये मर्ज लग सकता है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, सही, हर एक को हो सकता है। और लोगों को काफी शदीद किस्म का हो सकता है, उसमें डेथ्स भी हो सकती हैं और हो रही हैं। आप पूरी दुनिया में ही देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तान कुछ दुनिया से अलग नहीं है, हम भी उसी दुनिया के बाशिंदे हैं, हमें भी ये लग सकता है और ये लग रहा है, मतलब और एहतियात जरूरी है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ थे, सैयद मजहर अहमद अमेरिका से हमारे साथ थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद।
नाजरीन, 22 मई को कराची में होने वाले PIA के तैयारे हादसे के हवाले से एक अहम इंकशाफ ये हुआ है कि इस हादसे में जान की बाजी हारने वालों के लवाहिकीन अभी भी अपने प्यारों की नाश लेने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ज़राए का ये दावा है कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के एहलकारों ने कराची में कौमी एयरलाइन के बदकिस्मत तैयारे के हादसे में शहीद होने वाले अफराद की नाशों की मुबैना बेहुरमती की और गैर कानूनी तौर पर 53 नाशों की DNA सैंपल हासिल किए। सोने पे सुहागा ये हुआ कि डायरेक्टर जनरल पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने एहलकारों की सरजनिश करने की बजाय पंजाब हुकूमत को के इन जिम्मेदारान को नकद इनाम देने की सिफारिश भी की है। हम आपको ये भी बताएं कि सिंध हुकूमत की नाअहली, अदम ताउन और मुतल्लिका इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन के फुकदान की वजह से लवाहिकीन गैर साइंसी तरीके से और इंटरपोल प्रोटोकॉल बराए डिज़ास्टर विक्टिम की खिलाफ वर्जी करके 31 जो अपनी डेड बॉडीज़ थी वो साथ ले गए, जबकि रूल्स और ज़ाब्ता फौजदारी के मुताबिक नमूनों की सैम्पलिंग, कोडिंग, टैगिंग और नाशों की विरसे को मुंतकली के अमल की जिम्मेदार सिंध मेडिकल लीगल डिपार्टमेंट की थी, जो उन्होंने अदा नहीं की और डेड बॉडीज़ की बेहुरमती और गैर कानूनी मुंतकली की गई। और यही वजह है कि अभी भी कुछ लवाहिकीन जो हैं वो अपने प्यारों की डेड बॉडीज़ जो है ना वो ढूंढते फिर रहे हैं और इस पर ये मसला अभी भी हल नहीं हुआ है। इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे खुसूसी अनवर हुसैन सुमरा ने। अनवर हुसैन सुमरा, ये लाशों की बेहुरमती का ये मामला है क्या? पंजाब हुकूमत की क्या जिम्मेदारी थी? क्या इन्हें जाना नहीं चाहिए था? प्रोटोकॉल के मुताबिक काम नहीं हुआ? क्या मामला ये सारा? देखें शाजिया, बात ये है कि जब भी कोई डिज़ास्टर होता है या बड़ा हादसा होता है तो उस डिज़ास्टर में जो लाशें जो हैं या जो डेड बॉडीज़ होती हैं अगर मस्क हो जाती हैं तो इंटरनेशनल जो प्रोटोकॉल है, इंटरपोल का डिज़ास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो किया जाता है दुनिया भर में। उस प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर उसमें नाश की जो है वो हाथ या फिंगरप्रिंट्स ठीक हैं तो फिंगरप्रिंट से आइडेंटिफिकेशन होती है। उसके बाद जो है डेंटल वेरिफिकेशन होती है। अगर डेंटल वेरिफिकेशन से भी ना हो तो फिर उसका DNA टेस्ट जो है उसके ज़रिए उस नाश मशक शुदा जो डेड बॉडी होती है उसकी वेरिफिकेशन होती है। यहाँ जब तैयारे का हादसा हुआ तो यहाँ बहुत सारे मामला ख़राब हुए जिसमें सिंध हुकूमत भी ज़िम्मेदार है, उसने अपनी नाअहली की। पंजाब हुकूमत की फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के जो एहलकार वहाँ गए ये इनवाइटेड थे, इनको इनवाइट नहीं किया गया था। ऑफिशियली सिंध हुकूमत ने इनकी सर्विसेज नहीं मांगी थी। इन्होंने जाके मुबैना तौर पर नाशों की बेहुरमती की। इसके अलावा नाशों को सरकारी सर्द खानों में रखने की बजाय निजी जो फलाही इदारे हैं अपनी मर्जी से चले गए। क्या सिंध हुकूमत बुलाती तो इन्हें जाना चाहिए था, खुद से नहीं जा सकते थे? जी बिल्कुल, जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक ये है कि जिस भी हुकूमत ने किसी दूसरी हुकूमत की किसी भी सर्विसेज एजेंसी की अगर खिदमात लेनी है तो वो रिटर्न उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। उस रिक्वेस्ट पे जो है वो रिक्वेजिशन जो होती है उसको उस दूसरा सूबा जो है जिससे वो सर्विसेज मांगी जाती हैं वो अपने ऑफिशियल भिजवाता है। जब इनके वहाँ पर ऑफिशियल चले गए तो जो रूल्स है ज़ाब्ता फौजदारी की जो 174 जो है सेक्शन, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई हादसा हो जाता है जिसमें डेड बॉडीज़ होती हैं या अमवात होती हैं तो मौत की वजह कैसे मालूम करनी है और उस नाश की जो है शनाख्त कैसे होनी है। उसमें ये लिखा गया है कि कोई भी सर्विसेज एजेंसीज है उसका कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो डायरेक्ट जाके सैंपल ले। सैंपल लेने की ज़िम्मेदारी सर्जन मेडिकल लीगल की है। वो उसकी कोडिंग करेंगे, वो सैम्पलिंग करेंगे और वही नाशें जो हैं पुलिस की रिक्वेस्ट पर वर्षा के हवाले करेंगे। पंजाब की जो टीम वहाँ पर गई थी वो डॉक्टर मुदस्सर की सरबराही में 12 लोग गए थे और उसी प्रोटोकॉल में ये ज़ाब्ते में ये लिखा गया है कि जो ख़वातीन की नाशें होंगी उनमें सर्जन मेडिकल लीगल खातून होगी, उनके सैम्पलिंग करेगी और मर्द नाशों की जो है वो मर्द जो मेडिकल लीगल। मतलब कि ये हुआ कि इदारों के दरमियान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से ये सारा मामला ख़राब हुआ? नहीं, इसमें बात ये हुई कि सिंध की अपनी फॉरेंसिक साइंस लैब पिछले 1 साल से काम कर रही है, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। लेकिन पंजाब हुकूमत के जो डायरेक्टर जनरल पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी थे उन्होंने अपने नंबर गेम बनाने के लिए अपनी टीम फौरी वहाँ भिजवा दी। इन्होंने सर्जन मेडिकल लीगल की मदद
लिए बगैर वहाँ पे 53 डेड बॉडीज़ के जो है बून सैम्पलिंग की और वहाँ पे उनको बेहुरमती मुबैना तौर पर की, और कुछ नाशें जो हैं या डेड बॉडीज़ आपस में मिक्स भी हो गई। अच्छा। जिसकी वजह से वहाँ के हुकूमत ने इनको जो है अपनी खदशात का इजहार भी किया, और इसी वजह से जब ये सैंपल लेके आ गए, इन्होंने खुद भी एक रिपोर्ट भिजवाई है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ये रिपोर्ट भिजवाई है कि जब हमारी टीम वहाँ पर गई तो वहाँ के सर्जन मेडिकल लीगल ने हमें कोई भी अपना सर्जन मेडिकल लीगल नहीं दिया जो वहाँ पर सैंपलिंग करता, और हमारी टीम ने खुद नाइफ इस्तेमाल करके उनकी बून सैंपलिंग की, और 53 जो डेड बॉडीज़ हैं उनके सैंपल हासिल करके हम वापस लेकर आए और अपनी लेबॉर्ट्री में डीएनए टेस्ट किया। तो अभी भी कुछ इत्तलात हैं कि लोग हैं जिनको अभी तक अपने प्यारों की जो है वो डेड बॉडीज़ नहीं मिली हैं। जी बिल्कुल, देखिए बात यह है कि सिंध की जो लेबॉर्ट्री है फोरेंसिक साइंस, उन्होंने 65 बॉडीज़ की सैम्पलिंग बाकायदा जो रूल ज़ाब्ता फौजदारी की जो दफ़ा 174 है उसके तहत उसको अडॉप्ट करते हुए लिए और लेकर अपनी लेबॉर्ट्री में वो टेस्टिंग के लिए ले गए। पंजाब के जो लोग लेके आए थे गैर कानूनी तौर पर लेके आए थे और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर लेके आए थे। जब ये लेके आए तो वहाँ पर जो रिपोर्टें जनरेट हुई, सिंध की फोरेंसिक साइंस जो लैब है उसने 24 पॉइंट पर डीएनए टेस्ट को वेरीफाई किया, और ये पंजाब की जो लैब है ये राय ये बताते हैं कि ये इन्होंने 12 पॉइंट पर डीएनए टेस्ट उन डेड बॉडीज़ के जो हैं सैंपल जो लेके आए थे उनके किए, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करवा के सिंध हुकूमत को भिजवाई। वहाँ रिपोर्ट्स में कुछ थोड़ा सा तजाद आया, जिसकी वजह से अभी भी ज़राए ये कहते हैं कि 1 या 2 डेड बॉडीज़ ऐसी हैं जिनके लवाहिकीन उनको हासिल करने के लिए अभी मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ के पास जा रहे हैं। बिल्कुल सही। और इसके अलावा और यहाँ पर ये एक ड्रामा हुआ है, होना तो ये चाहिए था, ये एक डिज़ास्टर हो गया है, इसको कौमी सानहा करार देकर तमाम रेलिवेंट एजेंसियां मुतहर्रिक होती। एनडीएमए ने जिस तरह यूएचएस की टीम को इनवाइट किया था, इसी तरह सिंध हुकूमत अगर चाहती तो वो इनवाइट कर सकती थी। बिला बुलाए जाना जो है एक तो वो गैर कानूनी था, दूसरा आपने सैंपल डायरेक्ट ले लिए, उनके मेडिकल लीगल का ऑफिसर नहीं थे, सिविल सर्जन वहाँ पर नहीं थे, ना उन्होंने असिस्ट किया, और आप वो सैंपल लेकर आ गए जिसकी वजह से मुख्तलिफ डेड बॉडीज जो हैं वो मिक्स अप हो गई। इसके अलावा जो है प्रोटोकॉल की जो खिलाफवर्जी की गई है वो ये है कि 31 ऐसी डेड बॉडीज़ हैं जो सिंध हुकूमत की नाअहली की वजह से, PIA की नाअहली की वजह से, वहाँ की ज़िली इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से, और पुलिस जो कस्टोडियन थी उसकी उनकी नाअहली की वजह से लोग खुद ही ले गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अनवर हुसैन सुमरा मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाजरीन, भारतीय फ़ौज चीन के सरहदी इलाकों में छेड़छाड़ जो है ना वो उससे बाज नहीं आई है, जिसका चीन की फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अब इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि इस झड़प में भारतीय फ़ौज के कर्नल समेत 20 फ़ौजी हलाक हो गए। चीनी वजारत ख़ारजा का ये कहना है कि भारतीय फ़ौजियों ने सरहदी खिलाफ वर्जी की और चीनी फोर्सेस पर हमले किए। चीनी वजारत ख़ारजा के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ भारतीय फोर्सेस ने संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए 2 बार सरहद को अबूर किया और चीनी फोर्सेस पर हमले किए, जिसके बाद झड़प हुई और भारतीय फ़ौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा। आपको ये भी बताएं कि दोनों ममालिक के दरमियान 3500 किलोमीटर की लंबी एक सरहद है। दोनों ममालिक के दरमियान अक्सर औकात झगड़ा और तनाव ये एक मामूल की बात है, लेकिन दहाइयों से यहाँ कोई हलाकत नहीं हुई थी। दूसरी तरफ बरतानवी अखबार ने यह दावा किया है कि भारतीय फ़ौज के ज़राए के मुताबिक भारत के 34 से ज़ायद फ़ौजी भी लापता हैं। लापता होने वाले फ़ौजियों के बारे में हतमी तौर पर ये इत्तलात मौसूल नहीं हो रही है कि वो ज़िंदा हैं या नहीं। गुज़श्ता हफ्ते नेपाल की पार्लियामेंट में भी मतनाज़े इलाके को अपने नक्शे में शामिल करके एक नया नक्शा मंजूर कर लिया था, जिस पर भारत मुंह तकता रह गया था। और अब चीन से पिसपाई के बाद यकीनन भारत को आलमी सतह पर एक बहुत बड़ी ज़ाहिर एक ठेस पहुंचेगी। सुबकी का सामना करना पड़ेगा भारत को, और ये ताकत के नशे में चूर मोदी के लिए यकीनन एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि अभी भी ये बाज आ जाए, वरना मुस्तकबिल करीब में भारत को इससे भी ज़्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।